we'll begin by asking you to give us your background and your journey from your student days to activism to politics and the present role of working in the Delhi government. Thank you and congratulations to you. You're doing a nice job and बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके इस ब्लॉग से और इस वेबसाइट से बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे और बहुत सारी चीज़ें उन्हें सीखने को मिलेंगी. एंड अबाउट मी, आई एम लाइक ए वेरी स्मॉल इंट्रोडक्शन. मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ और स्कूल टाइम से ही मैं सोशल सर्विस में कीन इंटरेस्ट रखता था और दिस इज़ माई हॉबी कि मतलब प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना छोटे होते से ही. इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बाद कुछ दिन कॉर्पोरेट्स में जॉब किया, इंक्लूडिंग MNCs, IT, टेलीकॉम. वहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो वो छोड़ के हायर स्टडीज़ किया. उसके बाद बहुत सारी कंपनीज़ में से साइंटिस्ट काम किया और बहुत सारी जगह डिफरेंट रिसर्च फील्ड्स में काम किया. एंड देन सडनली मतलब सोशल सर्विस करते थे बट सडनली सुनने में आया कि अन्ना हज़ारे जी 74 ईयर्स के सीनियर सिटीज़न हमारे लिए, कंट्री के लिए फास्ट पे बैठ रहे हैं. तो हमें लगा कि हमें भी बीइंग यूथ कुछ करना चाहिए. तो आई हैव रिजाइंड फ्रॉम माई ऑल ऑफ माई मतलब अदर लाइफ एंड फुल टाइम घर वर छोड़ के सब छोड़ के आई हैव जॉइंड इंडिया अगेंस्ट करप्शन. एंड इंडिया अगेंस्ट करप्शन का एक पार्ट बन गए. फुल टाइम इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथ रहे, काम किया और आंदोलन भी हुए, बहुत सारी बार जेल भी गए, सब कुछ हुआ. एंड साथ साथ क्योंकि इंडिया अगेंस्ट करप्शन सिर्फ एक आंदोलन था, उसके पीछे बहुत सारी रिसर्च थी जो बहुत सारे लोग जैसे अरविंद केजरीवाल हमारे ऑनरेबल CM एंड उनके साथ बहुत बड़ी बड़ी एंटिटीज़ थी जिन्होंने सब पे वर्कआउट किया था. उनके साथ काम करके सीखने का मौका मिला, लॉ पे, पब्लिक पॉलिसीज़ पे. तो वो सब चीज़ों पे काम कर करके काफ़ी पब्लिक पॉलिसी का एक्सपीरियंस हुआ. उसके बाद काफ़ी सारी स्टेट्स को फ्रीलांसिंग कुछ कुछ पॉलिसीज़ पे सुझाव भेजे और मतलब कुछ सुझाव सबको अच्छे लगे, उन पे कहीं कहीं इम्प्लीमेंटेशन हुआ, कहीं कहीं नहीं हुआ. कुछ चीज़ें अपने लिए सोचा कि कभी मौका मिलेगा तो करेंगे. इस तरह से आगे बढ़ते रहे और उसके बाद गवर्नमेंट बनी. गवर्नमेंट बनने के बाद जैसा हम सबको मालूम है मूवमेंट कन्वर्ट हुआ एक पॉलिटिकल पार्टी में. उसके बाद ऑनरेबल CM ने मुझे चांस दिया और आई थिंक कि मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे इस तरह का चांस मिला. और बहुत कम लोग होते हैं और उन्होंने विश्वास किया और जो उन्होंने टास्क दिया हम कोशिश करते हैं कि उनके साथ मिलके उनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग उस टास्क को पूरा कर सकें. So it's a very exciting journey that you have shared with us. So please tell us, in your role in the Delhi government, what are the key areas in which you have worked? Delhi government में when I started working, तो my most of the work is related to public grievance and anti-corruption. एंटी-करप्शन हमें मालूम ही है कि CM के सबसे क्लोज रहा और एंटी करप्शन क्रूसेडर का उनको मतलब माना जाता था. तो हमने बहुत ही अच्छे से एक एंटी करप्शन हेल्पलाइन लॉन्च की थी. उसमें बहुत सारे बड़े ऑफिसर से लेके छोटे ऑफिसर्स तक करप्शन जो था वो ख़त्म हो गया था. लोग बोलने लगे थे कि दिल्ली करप्शन फ्री हो गया है, बट सडनली सबको मालूम है कि दिल्ली का एंटी करप्शन जो था उस पर कुछ मतलब इस तरह के डिस्प्यूट्स हुए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे टेक ओवर कर लिया और फिर वो नहीं कंटिन्यू हो पाया. तो उसके दौरान साथ साथ मुझे पब्लिक ग्रीवेंस का भी मौका मिला संभालने का. तो पब्लिक ग्रीवेंस में जैसा कि मालूम है आप लोगों को कि CM रोज़ सबसे मिलते हैं. जितने भी लोग उनके घर पे सुबह आते हैं वो सबसे मिलते हैं, बिना अपॉइंटमेंट के मिलते हैं. तो उनके साथ मैं उन्हें असिस्ट करता था और एक पब्लिक ग्रीवेंस की जितनी चीज़ें होती थी वो भी हैंडल करता था. तो जितने भी इनपुट्स थ्रू आउट दिल्ली बल्कि थ्रू आउट कंट्री से आया करते थे उनको मैं फ़र्स्ट हैंड फेस किया करता था. तो उन फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस से हमें पता चलता था कि दिल्ली में क्या प्रॉब्लम है, लोग कहाँ किस पॉइंट पे फेस कर रहे हैं. तो जिस पॉइंट पे लोग फेस कर रहे होते थे उसी पॉइंट पे हम उसमें प्रॉब्लम्स की ग्रास रूट पे जाके उसको समझ के उसको कैसे रिजॉल्व करना है, कैसे उसमें टेक्नोलॉजी का
इनकॉर्पोरेशन करना है ताकि मोर ट्रांसपेरेंसी, लूप होल्स निकल सकें। इन सब चीज़ों को यूज़ करके फिर मैं सजेस्ट करता था। सीएम सर के बहुत सारा विजन था, बहुत सारे आइडियाज़ थे जिन्हें हम कोशिश करते थे ग्राउंड पे लाने की। तो उस तरह से हमने बहुत सारी चीज़ों पे काम किया। तो अगर आप मतलब ऐसे पूछेंगे तो आपने सुना होगा दिल्ली में लगभग लगभग 4.5 लाख सीसीटीवी कैमरास का काम चल रहा है। तो मुझे उस पे काम करने का मौका मिला। आई वॉज द प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ दैट। वाईफाई दिल्ली का एक बड़ा प्रोजेक्ट था। डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज आपने सुना होगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रांसपोर्ट के लिए था, वो सुना होगा। अभी मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना चल रहा है जो बहुत ही एक बड़ा प्रोजेक्ट है। 70 लाख लोगों को उससे फ़ायदा मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में आपने ईज़ ऑफ गवर्नेंस सुना होगा। दिल्ली पार्क सौंदर्यीकरण योजना सुना होगा, मुख्यमंत्री दिल्ली पार्क योजना। जितने भी टेक्निकल इश्यूज हैं गवर्नमेंट में उन पे भी एप्स लॉन्च करना या फिर एग्जिस्टिंग ईआरपीज पे जाना और बहुत सारी चीज़ें मतलब ऑनलाइन करना। उसके बाद ईएसएलए बिल आया था, एक सिटीजन चार्टर जो एक लोकपाल बिल का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था, उस पर भी काम करने का मौका मिला। एक मुख्यमंत्री किसान आय बढ़ोतरी योजना थी सोलर पैनल के थ्रू। स्ट्रीट वेंडिंग पे मुझे काम करने का मौका मिला। सिटीजन्स के लिए बसेस में लाइव ट्रैकिंग जो थी बसेस की, ताकि लोगों को पता चल सके कौन सी बस कहाँ पहुँची है। डिसेंट्रलाइज एसटीपीज़, वाटर बॉडीज़ जो जितनी दिल्ली की थी उनका रिजनवेशन, दिल्ली में पेड़ लगाना, ट्रैफिक मैनेजमेंट, कंजेशन, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, कोविड में कोविड वॉर रूम, कोविड मैनेजमेंट सिस्टम। उसके अलावा एनडीएमसी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, ईवी पे थोड़ा बहुत काम किया, ब्यूटिफिकेशन ऑफ फुटपाथ्स, रोज़गार बाज़ार, अभी पोर्टल आपने सुना होगा। इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। ये मैं आपको सिर्फ एक ग्लिम्स दे रहा हूँ। तो लिस्ट तो लंबी है क्योंकि मतलब कोशिश रहती है कि जहाँ भी हमें मौका मिले हम कुछ ना कुछ अपना योगदान दें। थैंक यू सर। इन जनरल एज वी नो इट कि दिल्ली गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं, पॉलिसी इनिशिएटिव्स हैं, दे आर ट्रूली ट्रांसफॉर्मेशनल एंड रेडिकल इन मैनी मेजर्स, और उसको रिकग्निशन भी मिला है। तो अभी आपने ऐसे बताया कि आपका एक की ये इनपुट था कि आप लोगों से जो सीएम से डायरेक्टली लोग बात करने आते थे वो शायद पॉलिसी में गया, और आपने ये दूसरी चीज़ ये भी मेंशन करी सीएम सर के जो आइडियाज़ थे। तो अगर हम इन जनरल आप किसी के भी एक एग्जाम्पल से आप हमें बताना चाहें, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, कि किस तरह से पॉलिसी की बनाने की जो स्टार्टिंग हुई, क्या अगर जो आपके जो लीडर्स हैं उनके एक विजन था, कुछ आइडिया था, और साथ में लोगों से भी बात कर रहे हैं, वहाँ से भी कुछ इनपुट कर रहा है, तो ये प्रोसेस कैसे होती है कि कभी जो पॉलिटिकल जो प्रोमिसेस होते हैं उनको पॉलिसी में कन्वर्ट करने का, इस प्रोसेस के बारे में हमें थोड़ा और बताइए। कोई भी पॉलिसी का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट होता है वो आपको मालूम होगा कि वो होती है जनता। क्योंकि लगभग लगभग 95% पॉलिसीज जो होती हैं जनता के इर्द गिर्द होती हैं। कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसमें एक्सपर्ट्स का रोल होता है, जैसे टैक्सेशन है। टैक्सेशन में जनता का बहुत ज़्यादा उनको आइडिया नहीं है, बट ठीक है, कुछ एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने सुना ही होगा कि सीएम जो है डिसेंट्रलाइज ऑफ गवर्नेंस के बहुत फेवर में रहते थे शुरू से ही, और स्वराज उनका सपना था, जो गांधी जी ने भी कहा, भगत सिंह ने भी कहा, और उन्होंने एक किताब भी लिखी हुई थी स्वराज। तो उनका सबसे बड़ा सपना यही था कि अभी तक एसी कमरों में बैठ के पॉलिसीज़ बनती हैं, जनता की पॉलिसीज़, जो प्रॉब्लम्स है जनता की वो यहाँ तक सरकार तक पहुँचती ही नहीं है, और कमरों में बैठ के पॉलिसीज़ बनती हैं और फिर उनका इम्प्लीमेंटेशन रह जाता है, और फिर उन पर क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसे कुछ पता नहीं चलता। पेपर से पॉलिसीज़ बनती हैं, एग्जैक्टली रेप्लिका नहीं होती हैं, ये ग्राउंड पे नहीं आती हैं। तो सीएम ने शुरू से यही विजन दिया कि जनता की पॉलिसीज़ जनता के बीच बैठ के और जनता के लोग बनाएंगे। उन्होंने कई सारे पायलट्स किए। उन्होंने मोहल्ला सभाज बनाई, जैसे गांव में आपने सुना होगा ग्राम सभाज होती हैं। उन्होंने दिल्ली में मोहल्ला सभाज बनाई, सोशो इकोनॉमिक, सिमिलर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स के लोगों को इकट्ठा करके, कहीं 500 मकान, कहीं 200 मकान, 1000 मकान, एक लाइक एक टाइप का एरिया। अगर जे है तो जे के आसपास के लोग, अगर मतलब कोठियाँ हैं तो कोठियों के, फ्लैट्स हैं तो फ्लैट्स के, उससे उनके बीच में बैठ के उनकी प्रॉब्लम्स जान के और उन प्रॉब्लम्स को फेस करके, देख के, उन लोगों के साथ बैठ के हमने बहुत सारी पॉलिसीज़ पे काम किया। तो
जैसा आपको मालूम है कि कई बार जनता के बहुत बड़े बड़े काम नहीं होते, पर क्योंकि वो चीज़ें सरकार तक पहुंच नहीं पाती हैं, इस वजह से दिक्कत आती है। तो जब हमने ये इस तरह की चीज़ें की, जनता को ही फंड दिया कि आप अपने फैसले खुद लो और अपना खुद एग्जीक्यूशन करो, तो वो बहुत ही अच्छी पॉलिसीज़ रही और उन पर काम हुआ। बट अनफॉर्चुनेट है कि कुछ चीज़ों की वजह से वो पॉलिसी पायलट होने के बाद, कुछ विधानसभा में होने के बाद कहीं स्टक हो गई, बट उसके बाद भी उसको अलग अलग तरीके से पूरा किया गया। उसके बाद जो पॉलिसीज़ मैंने आपको बताया कि ऑनरेबल सीएम के पास विजिट करते थे लोग, तो सीएम उसी टाइम वहाँ उस रिलेटेड इशू से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च होती थी, 4-5 हम रिसर्च टीम को उस पॉलिसी पे लगाते थे, इशू पे एग्जिस्टिंग पॉलिसी को फेस करते थे कि उसमें क्या क्या है, जो लोग आए हैं जो प्रॉब्लम बता रहे हैं, जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं उसमें, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके बोला जाता था कि अब इसको इस तरह से फ्रेम करो कि जो इश्यूज ये फेस कर रहे हैं वो आगे फेस ना करें। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ कि दिल्ली में लगभग जो पब्लिक सर्विसेज होती हैं उसके लिए लगभग 199 सर्विसेज ऐसी थी जहाँ पे एफिडेविट देना पड़ता था। आपको कुछ भी बनवाना है, आपको एफिडेविट देना है। अब एफिडेविट देने का मतलब है कि आपको पहले कोर्ट जाना है, कोर्ट से एक एफिडेविट बनवाना है, फिर उसको नोटरी कराना है, और ऐसा कहीं कानून में नहीं लिखा कि वो उसकी ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ इस तरह से लोगों के लिए एक इनकन्वीनियंस क्रिएट करना कि वो जाएं और उनको बोलो ये एफिडेविट बनवा के लाओ, फिर वो धक्के खाएं एफिडेविट के लिए। तो ऑनरेबल सीएम ने लगभग 199 सर्विसेज ऐसी थी जहां पे उन्होंने इस एफिडेविट को ख़त्म कर दिया, और अब उन सर्विसेज के लिए कोई एफिडेविट नहीं देना पड़ता। इसी तरह की बहुत सारी सर्विसेज ऐसी थी जहाँ पे अटेस्टेशन था, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जो एक आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं होती हैं। आपने देखा होगा कि झुग्गी के बदले जो मकान दिए जाते हैं, वो मकान दिए जाते थे यहाँ से 50 किलोमीटर दूर, 60 किलोमीटर दूर, जहाँ लोगों को ना तो रोज़गार मिलता था, ना उनके बच्चों के लिए स्कूल होते थे, ना कोई और सर्विस होती थी, तो वो लोग जाते नहीं थे। वो यहाँ से भी मकान लेके उसे किराए पे देके दोबारा कहीं और आके बस जाते थे। तो इन समस्याओं को समझ के राशन की दुकानों पे आपने देखा होगा कि उन्हें 35 पैसा पर किलोग्राम के हिसाब से कमीशन मिलता था। 35 पैसे पर किलो के हिसाब से वो सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 हज़ार रुपये कमा सकता है, जबकि मिनिमम खर्चा एक राशन की दुकान का मिनिमम टू मिनिमम 25 से 30 हज़ार रुपये है। किराया है, लड़का रखने के पैसे हैं, एक आदमी वहाँ बैठेगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन है, बिजली है, पानी है, सफाई है। तो 4 हज़ार में वो बिना करप्शन के कैसे काम करेगा? तो उसका कमीशन 2 रुपये किया गया। पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा कमीशन जो है वो दिल्ली में है, और इस वजह से बहुत सारी चीज़ों पे काम हो पाया। तो इस तरह के हज़ारों एग्जाम्पल है। समय की पाबंदी है तो मैं आपको आप सब पे एक एक करके भी टॉपिक पे बात करेंगे तो भी इनमें 20-20 So मिनट one would अकेले be तो after चाहिए होगा। public consultation gets done, its implementation by the government machinery and the permanent bureaucracy that we have. So how has your experience been on that second part, on working a policy through the bureaucratic and the government setup, and the next stage of its implementation, and finally after, as in when it starts getting implemented, is there a feedback loop where the public can again give a feedback, and how based on the feedbacks changes may be introduced in the policy? वेरी इम्पोर्टेंट। सच बताऊं तो ब्यूरोक्रेटिक सपोर्ट इज़ नॉट देयर, ठीक है, ना रहा। और अभी आप कह सकते हो कि सिचुएशन कुछ बेटर है, बट पहले तो बहुत ही अपोज हुआ, बिकॉज द थिंग इज़ कि किसी को भी चेंज की यहाँ पे आदत नहीं है ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में, एंड मोस्टली लोगों को ये लगता है कि अगर कुछ नया करेंगे उसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो हमारे ऊपर आएगा। तो दे हैव 100 थिंग्स कि किसी काम को क्यों नहीं करना है, नए काम को या किसी चेंज को क्यों नहीं करना है। एंड अगर एग्जिस्टिंग काम में 100 कमियां हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर कोई नया काम हो रहा है जिसमें 2-3 कमियां हैं तो वो 2-3 कमियां बोल के उस काम को रोका जाएगा। तो दिस इज़ ए वेरी नॉर्मल थिंग इन गवर्नमेंट्स, बट स्टिल बिकॉज मिनिस्टर्स और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स आर वेरी कोऑपरेटिव, तो उन्होंने ओवर रूल किया। बहुत सारी चीज़ें थी, यू नो कि दिल्ली का सिस्टम बीच में हाई कोर्ट में केस गया, उसके बाद सारी चीज़ें एलजी के पास जाने लगी, तो उसके बाद चीज़ें एलजी के पास जाने लगी, वहाँ भी रुकने लगी, वहाँ भी प्रॉब्लम्स आने लगी। इलेक्टेड गवर्नमेंट का उसमें से बहुत कम हो गया था, बट फिर भी ऑनरेबल सीएम ने काफ़ी फाइट किया, कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट से फेवरेबल डिसीजन आया, उसके बाद काम फिर दोबारा से बढ़ने लगे आगे।
बट प्रॉब्लम्स तो हैं और सिस्टमेटिक भी हैं। कुछ इश्यूज ऐसे नहीं है कि सारे ही ब्यूरोक्रेट्स की वजह से हैं, कुछ सिस्टमेटिक इश्यूज ऐसे हैं। स्टाफ भी इतना इक्विप्ड नहीं है, स्टाफ की भी उनकी एक्सपर्टीज़ जो है वैसी नहीं है जैसी रिक्वायर्ड है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं है। कभी भी ट्रांसफ़र हो जाती है, कभी पोस्टिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा दिन उन्हें काम करने के लिए सेम पोस्ट पे नहीं मिलता, उसके भी रीजंस हैं। बट ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एजुकेटेड मिनिस्टर्स हैं या चीफ मिनिस्टर हैं, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट था जो सब हो पाया, बिकॉज उन्होंने ऐसी ऐसी फाइलों पे ओन किया चीज़ों को जो कभी भी कोई ब्यूरोक्रेट नहीं करता, और उन्होंने रिस्क लिया, इसीलिए आज इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हो पाई हैं। और लूप कंप्लीट होना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने बताया। हर चीज़ में इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। कोई भी पॉलिसी बनती है तो हमारा एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है, जो भी उसका लाइक एक तरह से बेनिफिशियरी है उसको कॉल जाता है, उससे पूछा जाता है कि आपने ये सर्विस अवेल की, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई सर्विस अवेल करने में, और उसकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग उन चीज़ों पे कंटिन्यूस काम चलता रहता है। और उसके हिसाब से अगर उन्हें लगता है कि काम ठीक से नहीं हुआ तो उसको दोबारा प्रॉब्लम को खोला जाता है, उसको दोबारा से रीओपन करके दोबारा से भेजा जाता है और उस पर दोबारा से काम किया जाता है। जब तक हमारा सेटिस्फेक्शन का जो लेवल है वो सिर्फ और सिर्फ जनता पे जाके ख़त्म होता है, जब तक सिटीज़न नहीं कह देता कि आई एम सेटिस्फाइड, वो प्रॉब्लम का लूप घूमता रहता है। हाँ, कुछ केसेस में अगर किसी ऑफिसर का क्लेम होता है कि दिस सिटीज़न इज़ फेक या ये सिटीज़न का जो फीडबैक है ये ठीक नहीं है, तो हमारी एक अपनी पर्सनल टीम है जिसमें कुछ वॉल्टियर्स काम करते हैं, वो उसको समझते हैं कि वेदर द प्रॉब्लम इज़ लाइक जेन्युइन और नॉट, या जो ऑफिसर ने उसमें रिप्लाई दिया है वो जेन्युइन है या नहीं है। अगर जेन्युइन होता है, बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे सिटीजन्स भी कभी कभी गड़बड़ करते हैं या कुछ करते हैं, तो उस केसेस में, सिर्फ उस केस में हम उसे क्लोज करते हैं, वो हमारी टीम करती है। फिर वो कोई ऑफिसर नहीं करता या सिटीजन नहीं करता, वो हमारी टीम करती है। रिमेनिंग हर एक केस में सिटीजन के बिना सेटिस्फाई हुए हम किसी केस को क्लोज नहीं करते। तो दिस इज आर यूएसपी। सर आपने चैलेंजेस के बारे में बताया, जैसे ब्यूरोक्रेसी से भी कभी थोड़ा चैलेंजेस रहे हैं, तो अगर आप कोई ऐसा इंसिडेंट शेयर करें किसी पॉलिसी को लेके जहाँ पे शुरू में बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस थे, बहुत अपोजिशन था, बहुत चैलेंजेस थे और सब डाउट्स थे, लेकिन जब वो इम्प्लीमेंट हुआ तो वो उतना ही सक्सेसफुल रहा। ये सभी चीज़ों के लिए है, इसमें मेरे ख्याल में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रही होगी जहाँ ये नहीं रहा होगा। तो अगर आप एग्जांपल लेंगे तो आप डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज का एग्जांपल ले लीजिए। डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज बहुत ही बेसिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, समझने के लिए भी कोई बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए। बट मोस्टली ऑफिसर्स ने यही लिखा कि इसकी क्या ज़रूरत है, ऑलरेडी मतलब दिल्ली में हाँ इस तरह से लोग आराम से जाके अपने सेंटर्स पे काम करा सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली उन्होंने कभी जनता के बीच में जाके फेस नहीं किया प्रॉब्लम्स, ना ही उनसे जनता डायरेक्ट आके मिल सकती है। सीएम ने ऑर्डर निकाले कि आपको 10 से 11 किसी से भी मिलना है, बट आपको भी पता है कि कितने टॉप ऑफिसर्स उसको खुद मिलते हैं लोगों से और प्रॉब्लम्स देखते हैं। और फिर प्रॉब्लम ये है कि उनके पास भी इतना काम है कि एक छुट्टी से लेके एक सैलरी बनने से लेके और रूटीन की फाइल्स उनके पास आती हैं, तो उनको पॉलिसीज़ पे और इन सब चीज़ों पे काम करने का मौका ही नहीं मिलता। तो अब फाइल पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि फाइल में कंटेंट होता है बहुत सारा, पीछे पढ़ना पड़ता है। तो मोस्टली लास्ट पन्ने पे कुछ भी जो आता है, चाहे फाइल में उसके पहले से आंसर्स हैं, बट फिर भी लिख दिया जाता है कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, ये कैसे होगा, जबकि सारे आंसर्स उस पॉलिसीज़ में होते हैं जो बन के आती हैं। बट स्टिल बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कुछ ऑफिसर्स उसमें लिखते हैं कि ये इसलिए नहीं हो सकता, इसमें डिजिटल साइन चाहिए होंगे, इसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखने होंगे, जबकि उन सब चीज़ों का प्रोविज़न है लॉज में, बट फिर भी ऐसी चीज़ें लिख दी जाती हैं। तो चाहे आपकी डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज हो, चाहे आपकी डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन हो, चाहे आपकी कोई और पॉलिसी हो, सब पॉलिसीज़ में ये दिक्कतें आती हैं। बट वही है कि 1 साल का काम 3 साल में होता है या 3 महीने का काम 1 साल में होता है। बट अगर विल हो, पॉलिटिकल विल हो, तो सब काम हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। थैंक यू सर। सर डोर स्टेप डिलीवरी जो पॉलिसी है, तो उसके सर उसके बारे में आप अगर और बताएं,
और उसका अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है, और क्या कोविड की वजह से हैज देयर बीन चैलेंजेस बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन? डोर स्टेप डिलीवरी सर्विसेज एक बहुत ही बेसिक सी सर्विस है। जैसे आपने देखा होगा, अभी हमारे देश में सरकार की मोनोपोली है। जैसे आज की डेट में आपको मोबाइल फ़ोन का सिम लेना है तो आप एयरटेल से ले सकते हो, वोडाफोन से ले सकते हो, रिलायंस जियो से ले सकते हो, एमटीएनएल से ले सकते हो। बट सरकारी सर्विसेज के लिए मोनोपोली है कि आपको सरकारी दफ्तर जाना पड़ेगा। तो सरकारी दफ्तर में जो ऑफिसर है वो अपने आप को बॉस समझता है कि इसको तो मेरे पास ही आना है, मेरे बिना तो इसको ये सर्विस मिल ही नहीं सकती। तो उनमें एक एटीट्यूड आ गया है कि ये स्लेव्स हैं और हम बॉसेस हैं। तो अब उस एटीट्यूड को हमें ख़त्म करना था। हमने बहुत कोशिश की, हमने ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन में भी उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि आप ऑनलाइन करो पर आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, उनको जाना पड़ेगा, ठीक है, या आपको अपना जो फॉर्म है वो इंक साइन करके वहाँ देना पड़ेगा। तो फिर उसका यूज़ क्या हुआ, उसके बाद हमने ये कहा कि आप इतने दिन के अंदर अंदर डिलीवर करोगे आपको। बट उसमें क्या करते हैं, वो आपसे एप्लीकेशन ही नहीं लेंगे जब तक आप दलाल के थ्रू नहीं जाओगे। और फिर कई जगह तो सुबह 6 बजे लाइन लगती है। आप अभी भी कई सेंटर्स पे देखते ये सर्विस होने से पहले सुबह 6 बजे टोकन्स बंटते हैं, लोग आके लाइन में लगते हैं। आज नंबर नहीं आता फिर कल आते हैं। एक आदमी अपना ऑफिस का, अगर किसी की 30,000 सैलरी है तो मान के चलो 1,000 रुपये उसका रोज़ का है। इसी तरह से किसी की 15,000 सैलरी है तो 500 रुपये रोज़ का है। तो आप हर आदमी को अगर एक दिन की छुट्टी भी लेनी पड़ेगी तो उसका पूरा दिन खराब। जिस दिन उसकी छुट्टी उस दिन सरकार की छुट्टी, उस दिन सरकार भी बंद। तो मैं आपको खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, जब मेरी नई नई जॉब लगी थी, सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक मैं जॉब में होता था, इवन कॉलेज टाइम पे भी। तो अगर मुझे कोई छोटा सा लाइसेंस का काम करना है, ये काम करना है, वो काम करना है, तो वो काम मेरा 4 साल इंजीनियरिंग पूरी होते होते नहीं हो पाया क्योंकि मैं कॉलेज की छुट्टी नहीं ले पाया और मैं वहाँ नहीं जा पाया। इसी तरह की लोगों की मैं प्रॉब्लम समझ सकता था कि लोगों को कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने ये कहा कि लोग सरकार से क्यों अपॉइंटमेंट लें, सरकार क्यों ना लोगों से अपॉइंटमेंट ले, और क्यों ना सैटरडे संडे को सरकारी ऑफिस काम करें या सरकार काम करे। लोगों की छुट्टी है, उस दिन सरकार को काम ज़्यादा करना चाहिए। तो हमने फिर इस तरह की ऑनरेबल सीएम को मैंने एक आइडिया दिया, उनको बहुत पसंद आया और उन्होंने इसे तुरंत इम्प्लीमेंट करने का मौका बोला। बट उसको बहुत टाइम लगा, बट फाइनली हुआ। तो उसमें आपको कोई भी सर्विस चाहिए, आप एक फ़ोन करिए 1076 पे, आपसे सरकार पूछेगी आप बताइए आप कब फ्री हैं। आप ऑफिस कहेंगे हम आपके ऑफिस आएंगे, आप अपने घर कहेंगे हम घर आएंगे, सैटरडे कहेंगे सैटरडे आएंगे, संडे कहेंगे संडे आएंगे, सुबह 7 बजे कहेंगे 7 बजे आएंगे, रात को 9 बजे कहेंगे रात को 9 बजे आएंगे। आपके कंफर्ट के हिसाब से सरकार आपके घर आएगी, डॉक्यूमेंट्स आपको बताएगी क्या क्या लेके रखने हैं, क्या क्या तैयार करके रखने हैं, और आके आपसे लेके जाएगी, साइन करा के जाएगी, और डॉक्यूमेंट बनने के बाद आपके घर देके जाएगी। तो ये डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज था। तो अच्छा चला, बहुत अच्छा चल रहा है अभी भी। लॉकडाउन में क्योंकि बंद करना पड़ा, क्योंकि सरकारी ऑफिस ही बंद थे, अगर वो रिक्वेस्ट ले लेते और उसको डिलीवर नहीं कर पाते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं था। बट सरकार ने एक ऑर्डर निकाला था कि इस तरह की सर्विसेज का अगर आपके पास उस टाइम पे नहीं भी है सर्टिफिकेट तो हम पुराने वाले को एक्सटेंड कर देंगे, या अभी उसके लिए हम आपको टाइम दे देंगे ताकि लोग सफ़र ना करें। तो इस तरह से हमने उसको हैंडल किया। अभी चालू है, सब बहुत अच्छा चल रहा है। सर, तो ये एज इन आप पब्लिक डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज के बारे में बता रहे हैं, सो इट्स साउंडिंग सो रेडिकल, और कि आपने गवर्नमेंट जो है सबके घर पे आ गई, हाँ, एंड गवर्नमेंट इज सीकिंग अपॉइंटमेंट फ्रॉम द सिटीजन। सो इफ दैट इज द केस एज इन आई वुड लाइक टू नो कि आपको अब आज के स्टैंड पॉइंट से क्या लगता है कि फ्यूचर में इंडिया में जो है ये आप पब्लिक ग्रीवेंस में आपका फोकस रहा भी है, तो गवर्नेंस अब फ्यूचर में क्या किस डायरेक्शन में जाने वाली है, और ये बाकी सब जगह भी कैसे इम्प्लीमेंट होगा, और आगे क्या किस डायरेक्शन में सब चीज़ें जाएंगी? मेरा तो प्लान ये है कि गवर्नमेंट को जो हमारे ऑनरेबल सीएम का भी एक ड्रीम है, गवर्नमेंट को ये सारी सर्विसेज देने के लिए सिटीजन से सिर्फ रिक्वेस्ट चाहिए होती। वो फ़ोन करे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ घर पे पहुंच जाए। सरकार को अपने सिटीजन पे विश्वास करना चाहिए, और सरकार ने ही सारे डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं जो वो बार बार मांगती है हर चीज़ के लिए। आप कुछ भी बनवाने जाओ वही चीज़ें मांगेगी, और सरकार ने ही आपको दे रखी हैं। तो सरकार के पास खुद होना चाहिए सब कुछ। तो हमारा विजन ये है, पहले तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, और आपको मिनिमम डॉक्यूमेंट्स में बेस्ट लोगों को कैसे फैसिलिटेट कर सकते हो वो करना चाहिए। और हमारा सपना ये है कि बच्चा पैदा हो,
उसको बर्थ सर्टिफिकेट उसके घर पे एज ए उसका पैदा होने का गिफ्ट हो, उसके पेरेंट्स को जाए। उसके बाद जब उसके इंजेक्शन का टाइम है तो उसके पेरेंट्स को मैसेज जाए कि आपका ये इंजेक्शन का है, इस हॉस्पिटल में आपके घर के पास है, इस टाइम पे आप जाइए और आप फ्री में लगवाइए। उसके बाद जब उसका नर्सरी का एडमिशन का हो तो नर्सरी से रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं उसके पेरेंट्स को पता चलती जाएँ। जब वो फर्स्ट में जाए तो फर्स्ट का, जिस दिन 18 साल का पूरा हो उसको घर पे उसका वोटर आइडेंटिटी कार्ड जो है गिफ्ट में मिले कि भैया अब आप वोट डालने के काबिल हो, क्योंकि हमारे देश में लोग 25-25 साल तक वोटर आईडी कार्ड ही नहीं बनवाते। तो आज वो 18 को हुआ, सरकार की तरफ से उसका गिफ्ट होना चाहिए कि तब तुम 18 के हो गए हो, तुम देश की राजनीति में, देश की डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करो। इसी तरह से कि अब आप लाइसेंस बनवा सकते हो, अगर आपकी ये चीज़ें हैं तो ये प्रोसेस है, इस नंबर पे फ़ोन करो, इस तरह से आप अपना लाइसेंस बनवा सकते हो। तो सरकार में जहाँ जहाँ जब जब सरकार को पता होना चाहिए कि जनता की क्या ज़रूरत है, जनता को मांगना ना पड़े। जैसे कहते हैं कि पेरेंट्स को पता होता है कि बच्चे के टाइम के हिसाब से कि हमारे बच्चे को कितने बजे हमें क्या देना है, कैसे देना है, तो उसी तरह से सरकार को अपने सिटीजन्स के बारे में पता होना चाहिए और ये सारी फैसिलिटीज़ सरकार को बिना मांगे देनी चाहिए, किसी को मांगने की ज़रूरत ना पड़े। क्यों एक प्रोसेस बना रखा है कि हर 6 महीने में वो आएगा सर्टिफिकेट मांगेगा? अरे उसका हक है, आप उसको क्यों बार बार मांगो? आप उसको खुद ही उसके पास सर्टिफिकेट भेज दो। तो इस तरह की चीज़ें, अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसे क्यों बुलाना है अप्लाई करने के लिए? अगर कोई सीनियर सिटीजन है, उसको कोई विडो है, तो उसको पहले धक्के क्यों लगवाने? सीधे वो अगर है तो उसको, सरकार को पता है उसका विडो सर्टिफिकेट बना है, अगर किसी की डेथ हुई है तो सरकार की जिम्मेवारी है कि उससे पूछे कि आपके साथ इतना हादसा हुआ है, आप बताइए कि आपकी किस तरह से सरकार हेल्प कर सकती है। सरकार उसे बताए कि ये हमारी स्कीम्स हैं, आप कौन कौन सी स्कीम्स ऑप्ट करना चाहोगे। ठीक है, अगर आपकी फाइनेंशियल हेल्थ ठीक नहीं है, हमारी पेंशन की स्कीम है, हम पेंशन भेज रहे हैं आपके घर पे, वाई शुड शी कम टू द ऑफिस ऑफ पेंशन और 4 चक्कर लगाए, 6 चक्कर लगाए और फिर जाके उसको पेंशन मिली? दिस इज नॉनसेंस। तो दिस इज द विजन ऑफ आवर ऑनरेबल सीएम कि कैसे सरकार लोगों की प्रॉब्लम समझ के अपने आप काम करे। Thank you, sir. This has been very motivational and inspirational for all of us. Thank you. Thank you. I have one question. So जैसे अभी आपने लास्ट पॉइंट बताया, तो कोई भी पॉलिसी या कोई भी इस तरह का इम्प्लीमेंटेशन इम्पॉसिबल नहीं है। सभी चीज़ें जो हैं वो फ्रेमवर्क में हो सकती हैं। अगर किसी चीज़ में, किसी अच्छी चीज़ में सरकार को कानून बदलना भी पड़ता है तो इस कैबिनेट का या इस सरकार का मैं आपको बता सकता हूँ, विद इन 10 डेज ये सरकार सारे कमेंट्स मंगवा के, सारी चीज़ें मंगवा के कैबिनेट करती है, कैबिनेट में पास करती है, विधानसभा में बिल लाना है, विधानसभा में बिल लाती है। पर हाँ, उसके आगे जो इस सरकार के हाथ में नहीं है वो रह जाता है। पर ऐसा कुछ नहीं है कि इतना मुश्किल है कि ये हो नहीं सकता। ऐसी बहुत रेयर चीज़ें होती हैं जो जनता की ज़रूरत है और नहीं हो सकती हैं। हाँ, अब मैं अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर ये बोलूँ कि दिल्ली पुलिस की कोई रिफॉर्म हम कर देंगे, देखो वो हमारे हाथ में नहीं है। जो हमारे एम्बिट में है, मैं उन सब चीज़ों की बात कर रहा हूँ। तो इट्स नथिंग लाइक कि कुछ आपको रोक रहा है। हाँ, कुछ चीज़ों में रोक रहा है, जिन चीज़ों में रोकता है वो हमें पता होता है क्योंकि अब इतना एक्सपीरियंस हो गया है हमें, तो हम फिर उन चीज़ों में पहले ही उतना मतलब पुश नहीं करते हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं, ऑनरेबल एलजी से रिक्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें अलाउ किया जाए। बहुत चीज़ों में सपोर्ट करते हैं वो भी, और बहुत चीज़ों में नहीं भी करते। तो so it is more often like a political will, and then political will के बाद एक दूसरी चीज़ है कि that one should be aware of his own capabilities, because political will होने के बाद अगर अपनी capabilities के लिए आप aware नहीं हो, so again you will fall, because if we see central schemes also, I'm not, I mean many states or have failed to implement radical schemes because they don't know about their capabilities. तो मैं कहता हूँ पहला पार्ट पॉलिटिकल विल और सेकंड पार्ट अपने कैपेबिलिटीज की कैपेसिटी पता होना। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं। जैसे कोर्ट्स के बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं जो आपकी पॉलिसीज़ में, कभी कभी लोग कोर्ट चले जाते हैं, अब वहाँ स्टक हो जाते हैं। जैसे अब मैं बताऊँ, हमारा बस लेने का था तो हमने बसेस ली तो कोई कोर्ट में चला गया कि आपने लो फ्लोर बसेस नहीं ली हैं, ये है वो है, तो उसकी वजह से हमारा 1 साल डिले हो गया, 8 से 10 महीने डिले हो गया। और भी बहुत सारी चीज़ों में इस तरह से डिलेज हुए हैं। बट आपको कंटिन्यूस एफर्ट करना है तो आपको कोई ना कोई रास्ता मिलता है। हाँ देखो, रेयर चीज़ों में ऐसा होता है कि आप नहीं कर पाते,
बट अब रेयर चीज़ों की वजह से हम मेहनत करना नहीं छोड़ सकते, हमें अपनी तरफ से पूरी तैयारी करनी है, पूरी कोशिश करनी है। हाँ, रेयर चीज़ों में 100 में से एक चीज़ में ऐसा हो सकता है आप ना कर पाओ, और लगभग लगभग शुरू में ही रिसर्च करते टाइम आपको पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ का कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, किसके हाथ में पावर है उसको करने की। तो आपको अपनी पावर में वाली चीज़ें जो है वो जल्दी करनी चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि स्टार्ट में आप उनको पहले से जान लो, और बाकी चीज़ें जो हैं आपको टेकअप करनी चाहिए दूसरी गवर्नमेंट से जो आपकी पावर में नहीं है।